हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में स्टडी विद सूर्य चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रुधिर को लेके। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा था उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने डिवाइडेशन कर लिया था कि रक्त में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। एक भाग था प्लाज्मा और थी रुधिर कणिकाएँ, और रुधिर कणिकाएँ भी RBC, WBC, प्लेटलेट्स और वहाँ पर था प्लाज्मा। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा से स्टार्ट करने वाले हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या उसकी खासियत है। कुछ थोड़ा बहुत हमने जान लिया था और अभी जानना उसमें बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगी प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती हैं। क्या लिखना, प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। किसमें, प्लाज्मा की बात करना है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? सबसे नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो नंबर फर्स्ट होती है थक्का जमाने वाली प्रोटीन, क्लॉट जमाने वाली। तो क्या होगी, थक्का जमाने वाली प्रोटीन फर्स्ट होगी। थक्का जमाने वाली प्रोटीन, ठीक है। थक्का जमाने वाले में भी 2 प्रोटीन हो जाएंगी, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रोनोजन, ठीक है। एक क्या होगी, प्रोथ्रोम्बिन क्लॉट जमाने के लिए 2 प्रोटीन जिम्मेदार हैं, प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रोनोजिन, ठीक है। ये 2 प्रोटीन थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार रहती हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। इसमें से भी जो क्लॉट जमाती, थक्का जमाती, ये वाली मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः क्लॉट जमाने का काम करेंगी तो फाइब्रिनोजिन, ठीक है। हम प्रोटीन 3 प्रकार के पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की होती हैं। जो प्लाज्मा होती हैं 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। पहला थक्का जमाने वाली, दूसरा देखेंगे वो होता है भैया परासरण नियंत्रण करने वाली। दूसरी जो प्रोटीन हो जाएगी परासरण नियंत्रण करने वाली प्रोटीन, परासरण नियंत्रण करने वाली, ठीक है। पहला तो हम देख रहे हैं थक्का जमाने वाली, दूसरा देख रहे हैं परासरण नियंत्रण करने वाली। यानी परासरण नियंत्रण को भी ये भी कह सकते हैं खनिज संतुलन। अब खनिज संतुलन में भी कौन करेगा, मुख्यतः एक प्रोटीन जिम्मेदार, उसका नाम है एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन जो परासरण नियंत्रण करने वाली प्रोटीन है, मुख्यतः उसमें से पाया जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन। जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो ज़्यादा योगदान करती है परासरण नियंत्रण में। और ये किससे पाई जाती है, ये पाई जाएगी एग से, अंडे से। इसका क्या रोल है, देखो, तुम जितनी भी घी, मक्खन, बटर, जितनी भी अच्छी अच्छी प्रोटीन, दालें, जितने भी अंकुरित बीज, कुछ भी खा लो, क्या गारंटी है कि तुम्हारे शरीर में वो लगने वाला है, ठीक है। क्या गारंटी है, कोई गारंटी है नहीं। तो यानी जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये क्या काम करता है, ये उस जो तुम खाए हो उसको अच्छे से पचा के क्या करता है, जो जिस कोशिकाओं को, जिस सेल को डिमांड होना होगा वो एल्बुमिन प्रोटीन वहाँ तक पहुँचाएगा। सरल भाषा में अगर जाने की, जो एल्बुमिन प्रोटीन है क्या काम करेगा, ये एक तरह से ले जाने का काम करेगा, अच्छे अच्छे लवणों को, खनिज लवणों को जहाँ तक उसकी ज़रूरत है, नीड है, वहाँ तक पहुँचाएगा। एग्जाम्पल, जैसे तुमने खेती करी, अब तुमने अनाज उगा लिया बहुत सारा, ठीक है। अनाज उगा के घर में ले आए, अब ठीक है, अब तुम्हें उसे बेचना है या तुम्हें वहाँ गल्ले तक पहुँचाना है, कैसे पहुँचाओगे? अगर तुम पूरा ढेर का ढेर घर में रखे रह गए, सीजन आएगा, बरसात आएगी, पूरा सड़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तुम सोचते उसको बेचना चाहो तो वहाँ गल्ले तक कैसे ले जाओगे, कैसे जहाँ विक्रेता है वहाँ तक कैसे ले जाओगे? तो तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली चाहिए, ड्राइवर चाहिए। यानी वही है एल्बुमिन प्रोटीन। ट्रैक्टर, ट्रॉली, ड्राइवर वाला आएगा, अनाज उठा के गल्ले पे डाला जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ अनाज वगैरह बेचते हैं वहाँ पर कांटा में वो डाल के आ जाएगा। तो क्या करेगा, वो एल्बुमिन प्रोटीन का काम करता है, ठीक है। हमने जितना अच्छा अच्छा खा लिया, ठूस लिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि लगे, इसलिए एल्बुमिन प्रोटीन जिम्मेदार है। अधिकांश मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जो हम खाते हैं उसको जहाँ नीड है उन कोशिकाओं, उन सेल्स तक एल्बुमिन प्रोटीन पहुँचाता है, ठीक है। तो ये एल्बुमिन का। तीसरा, रोग प्रतिरोधकता, रोगों से लड़ने वाली, ठीक है, रोग प्रतिरोधकता। तीसरा, रोग
प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता प्रोटीन देने वाली प्रोटीन, रोग प्रतिरोधकता देने वाली प्रोटीन। और मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। मुख्यतः जो गामा वाली है ये मेन रोल अदा करती है, ये रोग प्रतिरोधकता में देने वाली प्रोटीन गामा मेन रोल अदा करती है। अच्छा, एक बात और करते हैं, यदि प्लाज्मा में से जो प्लाज्मा है उसमें से थक्का जमाने वाली प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? तब बचेगा रुधिर सीरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। कैसे लिखना? यदि, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, यदि प्लाज्मा में से थक्का जमाने वाली प्रोटीन निकाल दें तो बचेगा रुधिर सीरम। इंपॉर्टेंट होता है रुधिर सीरम। ठीक है, यानी कहीं कहीं नीड होती है, ज़रूरत होती है रुधिर सीरम की, यानी उसमें से क्या चाहिए, उनके बॉडी पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी खूब भर भर के रहें, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, यानी थक्का जमाने वाली प्रोटीन भर भर के, लेकिन उस व्यक्ति को क्या है, रुधिर सीरम की नीड है। तो क्या करते हैं, उसमें से थक्का जमाने वाली प्रोटीन निकाल देते हैं और इसमें जो भी और भी जो पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होती है, खनिज लवण होते हैं, उस रुधिर सीरम में पाया जाता है, तो इसको चढ़ा दिया जाता है, इसीलिए रुधिर सीरम बनाया जाता है। और मुख्यतः जो जाँच करते हैं रुधिर सीरम की ही वो जाँच करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा का जो कलर कैसा होता है, पीला कलर का होता है। कभी भी तुम चेक कराने जाओगे, क्या होगा, डॉक्टर ब्लड लेगा, पूरा ब्लड वो नहीं करता है जांच, उसको पहले हिलाएगा तो उसमें से अलग हो जाता है, रुधिर सीरम अलग हो जाएगा, प्लाज्मा अलग हो जाती है। ठीक है, तो जो सीरम बचता है वो क्या करता है, उसकी जांच होती है ब्लड टेस्ट में। ठीक है, तो ये पॉइंट थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट को लेके। प्लाज्मा हमने देख लिया, अब कवर करते हैं हम आरबीसी, उसके बाद करेंगे डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं आरबीसी को लेके। हेडिंग डालना आरबीसी के बारे में जानने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी सब यहाँ कवर करूँगा मैं, जितनी भी आरबीसी को लेकर जितनी भी रामायण कथा है सब यहाँ हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आरबीसी का नाम क्या क्या होता है। ठीक है, तो आरबीसी का नाम, सबसे पहले नाम लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिका। आरबीसी को कहते थे लाल रुधिर कणिका। एक और नाम होता है इसका, नाम इसको कह देंगे रक्ताणु, लाल रुधिर कणिका या रक्ताणु, या मैंने आगे पिछली क्लास में भी बता दिया आरबीसी को क्या कहते हैं, केमिकल रूप से इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट। तो इसके इतने नाम हो जाएंगे। आरबीसी का नाम लाल रुधिर कणिका, रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट। अगर इसकी संख्या को लेके चलें, जो इसकी संख्या होती है, संख्या कितनी होती है, संख्या हो जाती है, अगर मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। मेल में 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, ये होती है मेल में। फीमेल में होगी 45 से 50 लाख प्रति क्यूब, यानी घन मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी संख्या होती है, मेल में अलग पाई जाती है, फीमेल में अलग पाई जाती है। लाल रुधिर कणिका इसका नाम हो जाएगा, रक्ताणु भी कह देंगे इसको, और इरिथ्रोसाइट भी केमिकल रूप से इसी का नाम हो जाएगा। आगे हम कुछ पॉइंट और देखें जीवन काल को लेके। आरबीसी का जीवन काल, अगर आरबीसी का जीवन काल हम देखेंगे तो दोस्तों बताइए कितना होता है। इसका जीवन काल होता है टोटल 120 दिन। ठीक है, 120 दिन, 120 डे इसका लाइफ होती, इसकी लाइफ होती किसकी, आरबीसी की। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो निर्माण होता है, निर्माण भी अलग अलग। निर्माण अगर हम बात करते हैं वयस्क में, जो आरबीसी का निर्माण हो जाएगा वयस्क में कहाँ हो जाएगा,
वयस्क में वयस्क आरबीसी का वयस्क में निर्माण हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण हो जाता है, किसका? आरबीसी का। वहीं बात करते हैं जो भ्रूण होता है, भ्रूण 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 तो जानते होंगे, जब फर्टिलाइज होता है तब सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है? भ्रूण बनता है। तो इसका जो भ्रूण का आरबीसी का भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? एक तो हो जाएगा यकृत में और दूसरा हो जाएगा प्लीहा में, ठीक है, यकृत और दूसरा प्लीहा, ठीक है, यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। प्लीहा, इसको स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। आगे इसकी खासियत जो होंगी मैं और आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कह देंगे? आरबीसी का नाम लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट। उसका अगर हम बात करते हैं कि संख्या कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख प्रति mm³ मेल में, 45 से 55 mm³ किसमें? फीमेल में। जीवन काल उसका 120 दिन। निर्माण स्थल वयस्क में हो जाएगा तो लाल अस्थि मज्जा। भ्रूण होगा तो क्या हो जाएगा? यकृत या स्प्लीन, तिल्ली या किसे बोलते हैं? प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। आरबीसी की कुछ और पॉइंट, अगर इसकी आकृति कहेंगे, आकृति 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 तो इसकी आकृति होती है डंबलाकार। डंबल देखा होगा ना आपने, डंबलाकार, डंबलाकार, द्विअवतलाकार, डंबलाकार या द्विअवतलाकार किसकी आकृति जाएगी? आरबीसी की आकृति हो जाएगी। अगर कह देंगे इसमें केंद्रक पाया जाएगा, तो जो इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक अब्सेंट होता है, केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी स्तनधारियों में। किस में नहीं पाया जाएगा? स्तनधारियों में, स्तनधारियों में नहीं पाया जाएगा। तो पाया किस में जाएगा? पाया जाएगा ऊंट हो गया, लामा हो गया, जिराफ हो गया, किस किस में पाया जाएगा? ऊंट, लामा और जिराफ। जिराफ इसमें क्या पाया जाता है? पाया जाता है, ठीक है। यानी आरबीसी जब केंद्रक होता है स्तनधारियों में अब्सेंट होता है, लेकिन ऊंट हो गया, लामा हो गया, जिराफ हो गया, उसमें ये पाया जाता है क्या? आरबीसी का केंद्रक। अगला हम बात करते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ तो निर्माण हो गया, कोई ना कोई भैया हर जीवन में किसी ना किसी की एक बार मृत्यु होती है, ठीक है, अमर कोई नहीं है, तो आरबीसी भी है। तो जो इसका कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कह देंगे? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान इसे कह देंगे किसे? प्लीहा, प्लीहा, इसे ही कहते हैं तिल्ली, तिल्ली, इसे ही कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है। इतने नाम हैं। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान पूछ लेगा, कब्रिस्तान तो प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, ठीक है, किसका? आरबीसी का। अगले हम बात करते हैं आरबीसी का रंग कैसा होता है। जो रंग लाल होता है ना आरबीसी का, आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? मैंने बताया था कि जो रक्त का, सबसे पहले बात करते हैं रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। जिम्मेदार कौन है? तो पढ़ाया था हमने, कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण, एचबी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आरबीसी की लंबाई, टोटल देख लेते हैं। आरबीसी की लंबाई, आरबीसी की लंबाई, आरबीसी की लंबाई टोटल हो जाएगी 7 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आरबीसी में इतनी चीज हम देखी। जीवन काल 120 दिन। निर्माण वयस्क में लाल अस्थि मज्जा, भ्रूण में यकृत और प्लीहा में। आकृति देखेंगे डंबलाकार या द्विअवतलाकार कह दो। केंद्रक स्तनधारियों में नहीं होता है, लेकिन ऊंट, लामा, जिराफ में होता है। वहीं बात करते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, ठीक है। आगे बात करेंगे इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी की लंबाई 7 माइक्रोमीटर। इसको उतारो जल्दी से।
कुछ और बात करते हैं। आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र, आरबीसी को लेके चल रहा है अभी। आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र, संख्या मापने वाला यंत्र, आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र हो जाता है हीमोसाइटोमीटर। साइटोमीटर आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। आगे देखते हैं सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी। सबसे बड़ी आरबीसी, अब ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे पॉइंट बनाते रहना। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाएगी। आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र हीमोसाइटोमीटर। और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी, एम्फ्यूमा। उभयचर होता है जो पूरे संसार में पाया जाता है, एम्फ्यूमा उभयचर। एम्फ्यूमा उभयचर ये पूरे संसार में है, उभयचर ये पूरे वर्ल्ड की बात है, पूरे संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी, एम्फ्यूमा। ठीक है, एक प्रकार का उभयचर है एम्फ्यूमा। अगर हम संसार में पूरी, चाहे वो कुछ भी हो, स्तनधारी हो चाहे कोई भी हो, अगर खाली स्तनधारियों की बात आ जाती है, स्तनधारियों में अगर सबसे बड़ी आरबीसी की बात करता है तो हाथी होता है ना, बहुत विशाल, तो हाथी की जो आरबीसी होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसके बात करें सबसे छोटी आरबीसी, तो सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण। सबसे छोटी आरबीसी होती कस्तूरी हिरण की, ठीक है। सबसे बड़ी आरबीसी अगर स्तनधारियों में तो हाथी, सबसे छोटी आरबीसी तो कस्तूरी हिरण, ठीक है। आगे बात करते हैं आरबीसी का कार्य क्या होता है मुख्यतः। आरबीसी का कार्य, जो आरबीसी का कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है, परिवहन करता है, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन तो घुली होती है ना, जो ब्लड ऑक्सीजन होती है जिस ब्लड में, कैसा ब्लड होगा वो शुद्ध होगा, जिसमें CO2 मिली होगी वो कैसा ब्लड होगा, अशुद्ध होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें, पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊपर ऑक्सीजन होगी नहीं, वायु दाब कम होगा, तो आरबीसी की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट छोटे छोटे। सोते समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, सोते समय आरबीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोते समय भी आरबीसी की संख्या कम होती है। कुछ और बात करते हैं, सोते समय के अलावा आरबीसी को अगर आशुद्ध जल में डाल देंगे, आरबीसी को आशुद्ध जल में डालने पर क्या होगा, आरबीसी फूलकर फट जाएगी। आरबीसी फूलकर क्या हो जाएगी, फट जाएगी अगर आशुद्ध जल में डाल दिया। आशुद्ध जल आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो दोस्तों बताएंगे। पीलिया रोग होगा, पीलिया रोग में आरबीसी कैसी होगी, पीलिया रोग में आरबीसी ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीलिया रोग में क्या हो जाएगी, आरबीसी कम हो जाएंगी। ये था हमारा आरबीसी को लेकर, ठीक है। कुछ पॉइंट और देखे, कुछ पॉइंट ये देख लिए। ऑक्सीजन का आरबीसी का क्या होता है मुख्य कार्य, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी संख्या कम हो जाती है, सोते समय आरबीसी कम होती है। आरबीसी को आशुद्ध जल में डालने पर आरबीसी फूल कर क्या हो जाएगी, फट जाएगी। वहीं पर हम देखा सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, ठीक है। तो ये आरबीसी समाप्त हुआ। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी, उतारो इसको।
अब देखते हैं WBC। ठीक है, WBC, RBC देख लिया, WBC। सबसे पहले इसका नाम, जैसे वो लाल रक्त कणिकाएं थी तो ये क्या हो जाएगी, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, कणिकाएं या कणिका। ठीक है, WBC का नाम श्वेत रक्त कणिका। इसके अलावा वहाँ क्या थी, रक्ताणु था, यहाँ पर हो जाएगा श्वेताणु, यहाँ श्वेताणु, उसको रक्ताणु कहते थे, यहाँ श्वेताणु, उसको इरिथ्रोसाइट और इसको ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, फिर आगे क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, वो होता है प्लेटिलेट्स। तो हम WBC को लेके चल रहे हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा इसका नाम, श्वेताणु हो जाएगा, और ल्यूकोसाइट इसका नाम हो जाएगा। संख्या हो जाएगी इसकी, अगर हम टोटल संख्या की बात करते हैं, संख्या, इसकी संख्या हो जाएगी 6000 से 10,000 घन मिलीमीटर प्रति mm³। ठीक है, इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है दोस्तों, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। 6000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब इसकी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन काल। इसका जीवन काल, RBC का जीवन काल कितना था, 120 दिन, तो इसका जीवन काल हो जाता है 2 से 5 दिन, या कहीं कहीं दे देता है 1 से 4 दिन। ठीक है, तो डज नॉट मैटर, इतना कर लेना, 1 से टोटल 5 दिन कर लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निर्माण स्थल। इसका निर्माण स्थल, निर्माण स्थल, निर्माण स्थल हो जाएगा पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा में इसका निर्माण, इस भी थाइमस ग्रंथि में भी WBC का निर्माण, और प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते थे, RBC का कब्रिस्तान, वहाँ पर भी WBC का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो निर्माण 3 जगह, पीली अस्थि मज्जा में भी, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लीहा में भी, और थाइमस ग्रंथि में भी। देखेंगे ये पॉइंट चल रहे हैं इसमें। जैसे RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाएगा। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। और बात करते हैं इसमें, जो इसकी आकृति, उसकी जैसे द्विअवतलाकार थी या डंबलाकार, इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, आकृति इसकी, कोई आकृति निश्चित है नहीं, अनियमित, अनियमित। जैसे अमीबा देखा होगा ना, अमीबा की कोई आकृति नियमित नहीं ना, अमीबाकार जैसी, अमीबाकार टाइप की इसकी। ठीक है, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, बदलते रहता है स्ट्रक्चर, तो इसकी भी कोई अनियमित है, कोई इसकी संरचना नहीं है कि कैसी होगी। ठीक है, तो आकृति इसकी अनियमित। इसका वर्क देख लेते हैं, इसका कार्य, क्या कार्य है इसका, कार्य देख लेते हैं। रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना, इसका कार्य होता है रोगों से लड़ना। इसको कहा जाता है शरीर के सैनिक, शरीर के सैनिक, गार्ड बोलते हैं। ठीक है, शरीर के सैनिक या रक्षक कोशिका भी इसी को नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रोगों से लड़ रहा है, जब ये WBC रोगों से लड़ रही हैं, तो इसको प्रशिक्षण कौन दे रहा होगा, कहाँ मिल रही है ट्रेनिंग। कोई आर्मी वाला बंदा होता है, जवान होता है, तो क्या होता है, उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। डायरेक्टली की जंग में नहीं भिड़ा दिया जाता है, वो तो मर जाएगा, क्या फ़ायदा जंग का, इसलिए पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कह देगा WBC का प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर कौन है, तो WBC का प्रशिक्षण केंद्र होती है थाइमस ग्रंथि। WBC का प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ इसको ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र, वो होता है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, यहाँ इसको ट्रेनिंग दी जाती है WBC को, इसको नोट करिए। अब दोस्तों WBC को हम थोड़ा सा और बारीकी से जानते हैं, इसको इसका डिवाइडेशन करते हैं। WBC, ठीक है, इसको 2 भागों में, एक कण या इसको कहते हैं कणिकामय WBC, कणिकामय
WBC, और दूसरा होता है आकण, आकण या आकड़िकामय WBC, आकड़िकामय WBC। ठीक है, दो भागों में हम WBC को बांटने, एक कण या कड़िकामय, एक आकण या आकड़िकामय। और उसमें से भी जो कण वाला पोर्शन है इसको भी, ये भी 3 भागों में होती हैं। जो कण या कड़िकामय है ये भी 3 भागों में पाई जाती हैं। 3 भागों में कैसे कैसे, पहला भाग देखते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। दूसरा होता है बेसोफिल, बेसोफिल। तीसरा होता है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। और आकड़ वाले होते हैं, इसमें भी 2 होती हैं। एक होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट, ये आकड़ वाले में होते हैं। ठीक है, कणिका में होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। इसका मेन लोग इन दोनों में से जो ये बेसोफिल है और इओसिनोफिल है, इनका क्या काम है? एलर्जी नियंत्रण। एलर्जी कराएंगे भी यही और इसको नियंत्रण भी यही 2 चीज़ कराते हैं। तो मुख्यतः क्या लिख लेना? एलर्जी नियंत्रण। ठीक है, एलर्जी नियंत्रण। इनको एलर्जी रोकने का भी काम इन्हीं का रहता है और एलर्जी करवाने का भी काम इन्हीं का रहता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इसको अभी बाद में बात करते हैं, पहले लिम्फोसाइट को देखते हैं। ये क्या करता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मैंने बता दिया था, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी निर्माण, एंटीबॉडी निर्माण करने का काम ये रहता है। और सबसे बड़ी इसमें जो सबसे बड़ी WBC रहती है वो होती है मोनोसाइट, होती है मोनोसाइट सबसे बड़ी। और अगर सबसे छोटी की बात कर देंगे तो होती है लिम्फोसाइट, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी WBC कह देगा तो मोनोसाइट, सबसे छोटी WBC कह देगा तो लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इसमें से देखो, एलर्जी नियंत्रण करने का तो ये काम कर रहा है बेसोफिल और इओसिनोफिल। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। अब बचे ये वाला न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? जो बाहरी रोगाणु होते हैं उनका भक्षण कर देते हैं। बाहरी रोगाणु, दोनों का काम होता है बाहरी रोगाणु का भक्षण करना। इन दोनों का काम रहता है बाहरी रोगाणुओं का भक्षण कर देना। और भक्षण भी 2 प्रकार से भक्षण है। यदि वो भक्षण ठोस का है, जो भक्षण है यदि ठोस है, वो ठोस तो उसे कहेंगे फैगोसाइट। और अगर वो द्रव का भक्षण है तो द्रव पीने के लिए तो पिनोसाइट, पिनोसाइट ऐसे याद कर लेना। ठीक है, यदि वो ठोस का भक्षण हो रहा है तो फैगोसाइट कहलाया जाएगा, द्रव का भक्षण हो रहा है तो क्या? पिनोसाइट कहलाएगा। ये WBC के बारे में थी। ठीक है, कुछ और जानकारी हैं, थोड़ी छोटी छोटी हैं। यदि शरीर में अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, संक्रमण हो गया हो, तब WBC की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी, वो देखते हैं। यदि, लिख लेना क्या? यदि शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया या क्या हो गया? संक्रमण। यदि शरीर में संक्रमण हुआ हो, तो संक्रमण हो गया हो तो जो WBC की संख्या है भैया बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी। तो क्या हो जाएगी? WBC क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्योंकि भैया मैं अभी बता रहा हूँ कि जो WBC होता है क्या होता है? रोगों से लड़ता है। अब बाहर में हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो WBC अपनी संख्या को, अपनी तादाद है उसको बढ़ा लेती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं अगर एलर्जी हुई हो तो एलर्जी तब भी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। कोई एलर्जी होगी तब भी बढ़ेगी, संक्रमण हुआ हो तब भी बढ़ेगी। अगर ब्लड कैंसर हो गया हो, अगर क्या हो गया हो? ब्लड कैंसर, इसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया में क्या होगा? ऐसी हालत में जो ये मोनोसाइट है
मोनोसाइट की संख्या बहुत ज़्यादा अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। कौन? मोनोसाइट। तो इसमें क्या होगा, अगर ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, तो क्या होगा, मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी। मोनोसाइट की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मोनोसाइट की संख्या ये क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा? एड्स रोग में अगर वही बात करते हैं, एड्स में क्या होगा? एड्स में WBC की संख्या कम होगी, क्योंकि मैंने बताया था एड्स इज ए नॉट डिसीज। एड्स कोई रोग नहीं है, एड्स तो खुद क्या है? रोगों का आमंत्रण है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो एड्स में WBC क्या हो जाती है? WBC कम। ठीक है। एड्स रोग में WBC की संख्या कम हो जाती है। और यहाँ हमने इन चीज़ों को देखा WBC के बारे में कि WBC के कैसे भागों में हमने डिवाइड किया। तो एक कण होता है और एक अकण होता है। कण में हमने देखा कौन कौन सा था? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। इनमें से बेसोफिल और इयोसिनोफिल क्या करते हैं? एलर्जी नियंत्रण करने का काम करते हैं। वहीं पर सिर्फ हम लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये एंटीबॉडी बनाता है। सबसे छोटी लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी मोनोसाइट। ठीक है। इन दोनों में जब ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का क्या काम होता है? बाहरी रोगाणु का भक्षण, यानी कोई बाहर से रोगाणु आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? ये दोनों मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों क्या करते हैं? इनका नष्ट करते हैं। अगर वो ठोस है तो कहलेगा फैगोसाइट, अगर वो द्रव है तो पिनोसाइट। ठीक है। वहीं पर बात कर देंगे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई संक्रमण हो गया हो, तो WBC की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। एलर्जी होगी तब भी बढ़ेगी। ब्लड कैंसर हुआ हो तो स्पेशल कौन सी संख्या बढ़ेगी? मोनोसाइट की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। वहीं पर एड्स हुआ हो तो WBC की संख्या कम हो जाएगी। आशा है आज की क्लास ये आपको समझ में आई होगी। हमने WBC कल कवर किया और कल की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्लेटलेट्स को। कुछ क्वेश्चन भी है उनको भी कवर करने वाले हैं और नया टॉपिक भी कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।